सो मच नीशा, थैंक यू सो मच दीप्ति और थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, ਤੁਸੀਂ टाइम ਕੱਢਿਆ। आई नो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बिजी स्केड्यूल ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ बहुत बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਕੌਨਕਲੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 27th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਰਹੀ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ दोबारा जड़ा लिया ते लेके आ सकते हैं। ये वास्तव में मेरे लिए भी सौभाग्य है कि लगभग मुझे आए 1.5 साल से ऊपर हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से देश का नंबर 1 केरल था, लेकिन इस साल पंजाब भी देश का नंबर 1 स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से हमारा नंबर 1 बना है। चंडीगढ़ भी पिछले 2 साल से नंबर 2 है नंबरों की दृष्टि से। आज की तारीख में हम सबसे ऊपर हैं, जो भी रैंकिंग के नंबर मिले हैं उसमें सबसे अधिक चंडीगढ़ को मिले हैं। तो वास्तव में यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो पहले भी ठीक था, थोड़ा और इम्प्रूव करने का कोशिश किया है। और दूसरा ये कि हम 100% साक्षर चंडीगढ़ बना पाए, उसके पीछे हमने ये कि पहले हमने डोर टू डोर सर्वे किया। लगभग हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो चाहे किसी उम्र याफ्ता है, कुछ भी है, लेकिन अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमने लगभग 15,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया और फिर 15,000 लोगों को पढ़ाने के लिए किसी न किसी को उनके घर जाकर जोड़ा ताकि वो जाकर के उनको पढ़ाएं। कुछ अध्यापक गए, कुछ बच्चे भी गए, कुछ बाकी लोगों को भेजा और हम 100%, मैं सोचता हूँ कि देश का अगर साक्षरता का प्रतिशत जो है वो 99.3 का अगर किसी का आया है तो केवल और केवल चंडीगढ़ का आया है। तो एक तरह से हम पूर्णतः साक्षर जो है ना वो बन गए हैं। तो और यहाँ की कुछ विश्वविद्यालय भी देश और दुनिया में भी अपना स्थान रखते हैं। अभी हमारी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दुनिया की यूनिवर्सिटी में भी अपना रैंकिंग जो है ना बहुत अच्छा रैंकिंग बनाया है। तो ऐसा यहाँ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ भी है, बाकी भी हैं। और विशेष करके यहाँ जो स्कूल एजुकेशन है, अभी चंडीगढ़ का हमारा एक बालक है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसने 10+2 में 99.4% नंबर लेकर के पूरी चंडीगढ़ में नंबर 1 की रैंक जो है ना उस बालक की बनी है। उसके पिताजी एक कांस्टेबल हैं जी। तो एक सामान्य बच्चे में भी इतनी प्रतिभाएं हैं। और हमारे केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि 95% से अबव जो हमारे यहाँ 12th में जो बच्चे आए हैं वो 348 हैं। और इससे 98% से ऊपर वाले गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं वो पहले 27 थे, अब की बार हमारे पास 57 बच्चे जो है ना वो इस रैंक में आए। तो हमने कोशिश की है अच्छे बच्चों के लिए अलग से क्लास लगा करके रिजल्ट को, कमज़ोर बच्चों के लिए भी क्लास लगा करके उनको इम्प्रूव किया है। और परसेंटेज की दृष्टि से भी हमने इस बार 7% का इजाफा किया है पिछली बार से इस बार। तो एजुकेशन का प्रयत्न भी किया और यहाँ का स्तर भी अच्छा है। 40 साल का आपका तजुर्बा है पॉलिटिक्स में, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हो राजस्थान में, अभी आप पंजाब में घूम रहे हो। और पंजाब की जो इमेज पंजाब के बाहर एक बनाई गई थी कि शायद पंजाब सिर्फ उड़ता पंजाब है, एक मूवी आई और रातों रात पंजाब का जो एक रिच कल्चर था उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अभी आप बहुत सारे गाँव में जाते हैं, क्या आपको डिफरेंस लगा पंजाब के यूथ में? ठीक है, नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पंजाब की पहचान नशा तो कभी नहीं था।
देखो क्या, मैंने जो पंजाब को पढ़ा और देखा है प्रारंभ से, जब मैं यहाँ नहीं भी आया हूँ, तो पंजाब एक बहादुरों का मुल्क है ना। पंजाब गुरु और संतों का मुल्क है। यहाँ देश धर्म पर कुर्बानी करना एक तरह से उनका स्वभाव है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला देश सामान्यतः नहीं है। एक तरह से देश की आज़ादी में बंगाल ने और पंजाब ने, दोनों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिए हैं। फौज में भी सबसे बड़े अधिकारी अगर कहीं हैं तो पंजाब के हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक हैं तो पंजाब के हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हैं तो पंजाब के हैं। तो ये धरती जो है ना बहुत बहादुर है। लेकिन मैंने जो यहाँ आके अनुभव किया, विशेष करके मैं बॉर्डर के जब 6 जिलों में गया और वहाँ हमारे से पहले वाले गवर्नर साहब ने विलेज कमेटियाँ बनाई हुई है, लगभग 1500 विलेज कमेटियाँ हैं बॉर्डर पर। उनकी जब मैंने गांव में जाकर मीटिंग ली तो मुझे वहाँ जो माता बहनों ने जो उस मीटिंग में मुझे कहा, 3 जिले में, वो ये कहा कि गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो करना, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से बचा लो, हम इससे बहुत परेशान हैं। हमारा बच्चा हमारे पर हाथ उठाता है, हमारा बच्चा घर में सामान चोर के ले जाता है। कई बार तड़पते हुए बच्चे को देखकर हम ला करके उसको दवाई देते हैं। तो ऐसी खराब स्थिति में आप कुछ न कुछ ऐसा करो जिससे हमारी जो है ना, मेरे 2 बच्चे जो है वो केवल और केवल नशे के कारण से चले गए हैं। तो एक तरह से उनको सबसे पीड़ा जो है वो वास्तव में है। और मैंने स्वयं ने भी 6 बॉर्डर में मैंने इसके लिए पैदल यात्रा भी की, जनता को भी साथ लेके चला, लगभग 6 जिलों में मेरा जाना हुआ। तो मुझे लगता है कि एक बात है कि इस समस्या का समाधान केवल अकेला कानून नहीं कर पाएगा। मेरा ये वर्षों का अनुभव है, कानून अपराधी को सजा दे सकता है, कानून अपराध होने से नहीं रोक सकता है। अपराध होने से रोकेगा तो समाज रोकेगा, जनता के द्वारा ही रुका जाएगा। तो इसके लिए मैंने सारे धर्म गुरुओं को बुलाकर अपने राजभवन में उनसे चर्चा की कि आप सब बताओ कैसे करें। सारे वाइस चांसलर को बुला करके मैंने उनके साथ बात की, इसका क्या इलाज है, कैसे किया जाए। तो एक प्रयत्न किया है। तो मैं सोचता हूँ कि जागरण तो हुआ है, और पहले जैसे घर घर बिकता था हर 4-5 घरों के बाद में, आज की तारीख में उसमें थोड़ी कमी आई है, ये तो अनुभव हम करते हैं। ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात भी स्वीकार है जी। क्योंकि जिस तरह से जगदीप जी कह रहे थे सर कि हम लोग शिक्षा में बहुत आगे आ गए हैं, पहले नंबर पे आए हैं। इसी तरह से अगर ड्रग्स की भी बात की जाए तो 2023 में हम पहले नंबर पे थे, हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हम दूसरे नंबर पे हो गए हैं, तमिलनाडु पहले नंबर पर है। लेकिन क्योंकि शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, आपको लगता है अगर अच्छी शिक्षा दी जाएगी गाँव में भी तो शायद नशों को रोका जा सकता है? और जब आप गाँव-गाँव गए, आपको लगता है कि जो डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटल युग है, यहाँ पे जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस एजुकेशन शहरों में मिल पाती है, क्या गांव तक पहुंच पाई है? देखो, निश्चित रूप से अच्छी एजुकेशन देना ये हर सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य हमारा यह रहा है कि हमने प्रारंभ से ही शिक्षा को एक तरह से नौकरी से जोड़ दिया। शिक्षा प्राप्त इसलिए कर रहे हैं कि हमको नौकरी करनी है, तो उसके दिमाग में पहले से अंग्रेजों ने अपनी उस योजना को सफल कर दिया। और हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब है कि मुझे कहीं न कहीं नौकरी लगना है तो पढ़ना है। तो मैं सोचता हूँ कि एक तो उसके कारण से हमारी जो पढ़ाई है वो केवल और केवल रोजगार से जोड़ी, हमारी पढ़ाई ने संस्कारों से नहीं जोड़ा। तो उसके कारण से एक लंबी गैप हो गई। उसके कारण से हम पढ़े लिखे आदमी तो तैयार करने में सफल हुए। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा टैलेंट दुनिया में जहाँ भी जाता है अपना लोहा मनाता है, लेकिन हमने संस्कारों पर ध्यान नहीं देने के कारण से व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होगा, न समाज ठीक हो सकता है, न देश ठीक हो सकता है। तो इसको शिक्षा को संस्कार से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें इन्होंने सारा का सारा सिलेबस चेंज किया है। उस सिलेबस के आधार पर भी बच्चों को खुराक मिलती है। जब तक हम पाठ्यक्रम ही ठीक नहीं बनाएंगे तो बच्चे को सीखने का मौका कहाँ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो पाठ्यक्रम में बदलाव किया। जो पुरानी हमारी शिक्षा पद्धति थी कि केवल और केवल पढ़ाना नहीं है, उसको जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी उसको आगे बढ़ाना है। तो कोई ज़रूरी नहीं हर बच्चा टैलेंट होकर के फर्स्ट पोजीशन ही लाएगा, लेकिन उसको ज़िंदगी में जो भी जहाँ काम करेगा वो ठीक प्रकार से करे।
इसके लिए उसको निश्चित रूप से उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो वो प्रयत्न किया है। शिक्षा को जो है ना वो व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि बच्चा जो है ना निकलने के बाद केवल और केवल नौकरी नहीं ढूंढता रहे, तो अपना भी कुछ काम खड़ा करने की उसमें क्षमता आए, वो उसके साथ साथ चले। तो पहले हमारे यहाँ था, बचपन में ही सोनी का बच्चा अपने घर पे ही सोने का छोटा छोटा काम करते हुए सीख जाता था, दर्जी का बच्चा था वो अपने आप कपड़े सीना सीख जाता था। तो एक तरह से व्यवसाय से उसको बचपन से जुड़ गया। अब हमने सारे बच्चों को अपने व्यवसाय से अलग कर दिया और लगभग गांव के जो व्यवसाय थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, क्योंकि सारे मशीन पे चले गए और उसके कारण से रोजगार का अवसर नहीं रहा। तो उसके कारण से भी बच्चों का, तो मैं सोचता हूँ ये जो है ना एक तरह से सर्व शिक्षा अभियान चला है, एक तरह से सरकार ने अभी 2020 के बाद में समग्र शिक्षा को शुरू किया है। समग्र शिक्षा का मतलब यह है कि गांव का भी इंटीरियर विलेज में भी चलने वाले स्कूल को डिजिटलाइजेशन ये सभी सुविधाओं से जोड़ा जाए, ताकि वह इंटरनेट की सुविधाएं, ताकि उसको सब प्रकार की सुविधाएं मिले। और प्रधानमंत्री एक तरह से श्री स्कूल योजना है, तो उसके कारण से भी फंडिंग भी मिला है और फंडिंग के साथ में उनको टेक्निकली दृष्टि से बच्चों को ठीक करने के लिए प्रारंभ से उन्होंने इस प्रकार का, फिर टीचर्स ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया। मैं सोचता हूँ हम लोगों ने लंबे समय तक अनुभव किया कि जब तक टीचर की ट्रेनिंग नहीं होगी, टीचर संस्कारित नहीं होगा, तो संस्कारित बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है। तो वास्तव में हमें जो पढ़ाता है और जो सिखाता है वो ठीक होगा, तो वास्तव में अब जो है हमारी टीचर्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ है, तो भविष्य में जो बच्चे बनेंगे वो ठीक प्रकार से बनेंगे। इस सारे सिस्टम को उन्होंने चेंज किया है और गांव के विद्यालय को भी वो सब सुविधाएं दी है। अब शौचालय भी होगा, वहाँ अपने पीने का पानी भी होगा, क्लासरूम भी होगा, डिजिटल क्लासरूम भी होंगे, सब प्रकार की सुविधाओं से जोड़ा है। तो एकदम शहर और गांव के बीच में जो एक अंतर दिखता था वो अंतर नहीं दिखता। इसी तरह से सरकारी और निजी विद्यालय में भी बहुत बड़ा अंतर दिखता है। सरकारी विद्यालय का बच्चा अपने आप को बहुत ही छोटा समझता है और गवर्नमेंट स्कूल के अलावा जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बच्चा अपने आप को और उनका परिवार समझता हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सरकारी विद्यालय में भी शिक्षा का स्तर जो है ना वो बड़ा है और मैं सोचता हूँ कि जिनकी साधन कम हैं, मैंने अब की बार प्रयोग किया कि ये जो मेरे बच्चे आए 57 बच्चे जिनको 98% से अधिक नंबर मिला, उन सब बच्चों के पेरेंट्स के साथ मैंने काउंसलिंग की कि आपका बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप हमसे मदद चाहते हो तो हम किसी भी व्यक्ति को आपके बच्चे के साथ जोड़ सकते हैं, जहाँ तक पढ़ेगा तहाँ तक वो आपको एक तरह से मदद करेंगे, लेकिन आपके बच्चे का जीवन अच्छा बने। तो मैं सोचता हूँ जनता भी सहयोग कर रही है और हम भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे कई इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपनी रुचि दिखाई है कि ऐसे बच्चे आप हमको दो, हम उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर मेरा अगला सवाल भी यही था। 49% स्टूडेंट्स जो हैं देश में वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और पंजाब में भी करीब 19,000 स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। एक रिसेंट सर्वे आया था जिसमें बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि जो आम आदमी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके 33 ऐसे एमएलएस थे जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है और उसमें से सिर्फ एक एमएलए था जिसका बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल इतना अच्छा हो चुका है तो बाकी प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे हैं? और आई एम श्योर कि आप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। अब्दुल कलाम साहब या मनमोहन सिंह जी की बात करें, इतने बड़े उन्होंने देश विदेश में नाम बनाया और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ते हैं और सिर्फ एक एमएलए का बच्चा जो है पूरे 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। और चंडीगढ़ में उल्टा है, चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छे स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल है। तो वजह क्या मानते हैं? पेपर्स में तो ठीक है वी आर नंबर 1, लेकिन बच्चे जो है क्यों नहीं पढ़ रहे इनके? निश्चित रूप से आपका कहना सही। अभी हम जितने यहाँ बैठे हैं, आपकी मैं भी उसमें हूँ, हम सबके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं। उसका कारण जो समझ में आता है, जो मुझे आया है, मैं क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, राजस्थान में लंबे समय से रहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये 2 क्लास बन गई, एक गरीब बच्चों की क्लास और एक अमीर बच्चों की क्लास। और माँ बाप कितने भी गरीब होंगे
वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो भी उसको कष्ट उठाना उठाता है, पर वो चाहता है कि अब उसमें जो है ना, हमारा जो सरकारी स्कूल है उसमें सब प्रकार के बच्चे आ सकते हैं, हम किसी को छांट नहीं सकते, किसी के बाप और माँ का इंटरव्यू लेकर के नहीं लाते हैं, परिवार का बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, हमारे पास सब प्रकार के बच्चे आते हैं। तो उसके कारण से कुछ लोगों की ये मानसिकता पिछले लंबे समय से बन गई है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों का डिसिप्लिन से लेकर के जीवन को सोचने का तरीका दूसरा बनेगा। सरकारी स्कूल में चूंकि सारे बच्चे मिक्स हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, गरीब के भी हैं, अमीर के भी हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इनके साथ नहीं बैठे, ये एक मानसिकता बन गई। तो उसके पहले क्या था कि प्राइवेट स्कूल इतने थे नहीं, गांव में एक ही स्कूल था, सरकारी स्कूल था, चाहे राजा का लड़का हो तो भी वहीं पढ़ना पड़ता था और किसी मजदूर का बच्चा आएगा तो वहीं पढ़ना था। तो उसके कारण के स्कूल और अध्यापक का स्तर भी अच्छा था और उसके कारण से दोनों के स्तर में भी अंतर आया। तो वास्तव में जो एटमॉस्फेयर चाहिए स्कूल का, जिस प्रकार का वो स्कूल जो वातावरण बनाता है, उसमें थोड़ी कमी लगती है। पर पिछले कुछ वर्षों से निरंतर मैं तो सरकारी स्कूल में रहा हूँ और सरकारी स्कूल का जो टीचर है उसकी क्वालिटी बेस्ट है। कारण क्या है, जो सरकारी नौकरी नहीं लगता वही तो प्राइवेट में पढ़ाने जाता है, पर वहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा टाइट कसता है, तो उसके कारण से उनसे काम लेकर के बढ़िया रिजल्ट दिया आता है। हमारे यहाँ क्या है कि जो सरकारी स्कूल है तो वो दिमाग भी उसके चढ़ा हुआ है कि यहाँ कोई काम करो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ तो नौकरी पक्की, एक बार लग गई तो जिंदगी भर रहेगी। ये जो एक दिमाग में है, मैं सोचता हूँ बिना भय के जो वातावरण बना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल और केवल उसके लिए उस टीचर की आत्मा को जगाना पड़ेगा कि तू जिस व्यवसाय में आया है ये भाग्यशालियों को मिलता है जी। दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति का जितना सम्मान नहीं होता, अगर तू वास्तव में टीचर है तो तेरा सम्मान बड़े से बड़ा व्यक्ति करता है। लेकिन गलत फहमी क्या हो गई, उसके कपड़े ठीक नहीं, उसकी ड्रेस ठीक नहीं, तो उसके कारण से वो लगता है मैं बहुत छोटा हूं। तो ये मानसिकता है। बाकी सैलरी की दृष्टि से, वेतन की दृष्टि से गवर्नमेंट की सैलरी आज भी प्राइवेट सैलरी से बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों को काम लेने की जो हमारी तैयारी चाहिए उसमें कुछ कमी है, बाकी तो स्टफ खराब नहीं है हमारे पास। तो आप कह रहे हो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन आपने खुद जिक्र किया सर कि जब आप शिक्षा मंत्री थे और लीडर ऑफ ओपोजिशन भी आप रहे हैं, उस दौरान का आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर आप इतने ज्यादा भावुक हो गए थे, खास तौर पर जो पेपर लीक होते हैं या नकल कराई जाती है। अभी भी हमने देखा कि पेपर लीक हो रहे हैं और नीट एग्जाम जो है लीक होने की वजह से आप देखिए कि 20 से ज्यादा अभी तक जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन शायद आप इस दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले आपका वो वीडियो दिखा देते हैं, हालांकि वो 2022 मार्च का वीडियो है, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया था। मैं शिक्षा मंत्री था 93 में। हाँ जी। मैं जब ये जो भाषण दिया ये मैंने प्रतिपक्ष नेता के रूप में दिया और मैंने भाषण में स्वीकार किया कि मेरे समय में भी जब मैं होम मिनिस्टर था मेरे यहाँ पेपर आउट हुए हैं, मैं उससे बचा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी के कारण से गरीब का बच्चा जो कोचिंग में नहीं जा पाता है, जिसकी कोई खर्चा नहीं कर सकता है, वो इस कंपटीशन में बैठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कोई जादू तो नहीं है ये कोचिंग वाले जो 5 मंजिला मकान बना रहे 5 साल में, कोई ऊपर से बारिश तो नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ये नकल कराने में बहुत बड़ा जो योगदान है इन कोचिंग संस्थानों को है कि क्योंकि गरीब पेपर खरीदेगा 5 लाख दे सकता है, 10 लाख दे सकता है, 10 करोड़ रुपया तो नहीं दे सकता, 5 करोड़ तो नहीं दे सकता। तो आपको अगर कसना है तो इनको थोड़ा सा कसो, जिसके कारण से ये जो हर बच्चा जो प्राइवेट में जाकर कोचिंग लेता है और वहीं से अच्छा रिजल्ट आता है, इसको ढूंढने की कोशिश करो। गरीब का बच्चा तो जिंदगी में कोई नौकरी लगेगा ही नहीं, फिर वो तो पढ़ करके ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वो वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे अभी गवर्नर हैं वो एक टाइम पर इतने भावुक हो गए थे कि इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उन्होंने विधानसभा में उठाया था।
आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गेम पाली हमने, है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है? अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा। नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। क्या एक ही पेपर हर राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं। जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं। कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पर पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा, तब तो आप इसको बचा पाओगे। जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा? इन सारे पैसे वाले लोगों के पास भी है, आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पड़ता है, भूखा प्यासा पड़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें। धन्यवाद। ये जो आपने सर, आपने सिस्टम चेंज करने की बात की थी और आपकी जो स्पीच थी ये विधानसभा में काफ़ी आई ओपनर थी, बट अफसोस की बात है उसके बाद 24 बच्चों की शहादत हुई है सिर्फ एक नीट एग्जाम के लिए, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक नई कॉकरोच पार्टी आई है, वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और मैं देख रहा था यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उनकी पार्टी में उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई और उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे नेता ऐसे हैं कि एक बार कुर्सी पे बैठ गए तो हटाना बड़ा मुश्किल होता है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इतनी 24 बच्चों की जान चली गई, कैसे उनको पाला गया होगा, कैसे उन्होंने एग्जाम दिया होगा, और दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं। क्या है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे काम शुरू होते हैं ऊपर से ही। कोई हर छोटा मोटा आदमी पेपर आउट नहीं करा सकता। मैं सोचता हूं कि वास्तव में ये जो नीट का पेपर आउट हुआ, जिन बच्चों ने इतनी समय तक मेहनत की और मेहनत करने के बाद जब वो परीक्षा देकर आ गए और बाद में ये हुआ कि परीक्षा खत्म, रिजेक्ट हो गई, और जब इसको ढूंढना शुरू किया तो जिसने पेपर बनाया उसी ने पेपर आउट कर दिया। तो आप वास्तव में हमारी इस को जो जिस प्रकार के वातावरण बन गया है, इनको जब तक आप सख्त से सख्त सजा नहीं, अगर जो भी इसका दोषी पाया जाए कानून में परिवर्तन करो, उनका हैंग करो। ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है जिनके कारण से सारे देश का एक तरह से मान गिरता है, सम्मान गिरता है और पीड़ा होती है। और उसके साथ ही आपको भी परीक्षा के अंदर सिस्टम को चेंज करना चाहिए। आज की जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जा रही है, मैं सोचता हूं कि यूपीएससी भी तो परीक्षा करा रहा है, कितने सालों से करा रहा है। यूपीएससी का पेपर आज दिन तक आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो कोई न कोई तरीका है। मैं सोचता हूँ सीखना चाहिए और सीख करके परीक्षा के पैटर्न को बदलना चाहिए। एक ही पेपर जो है ना 32 लाख लोगों को नहीं जाकर अगर 50 पेपर भी बना सकते हैं,
अंतर क्या आएगा? पेपर तो बनाएगा, कौन सा पेपर कहाँ जाएगा, किस ब्लॉक में जाएगा, ये आप निर्णय करो, उसको पहुंचाने की व्यवस्था करो। आपको लगता है कि कोई कर ही नहीं सकता और करेगा तो उसको लगेगा कि मेरा सफल नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ परीक्षा के पैटर्न में भी बदलना पड़ेगा और जिस प्रकार के अपराधी पकड़ में आते हैं उनके साथ सख्ती से, हमारे क्या है कि पकड़ते हैं, जमानत हो जाती है, फिर 5-10 सालों में सबको ढीलापन आ जाता है, दया आ जाती है, अब क्या है यार, जो होना जो तो हो गया, अब क्या हो रहा। तो हमारे यहाँ दया भी बहुत है। मैं सोचता हूँ ऐसे मामले में बिना कठोरता से और बिना इसके सब लोगों का मानस बनाए नहीं बनेगा। सर, इस हॉल में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, सरदार स्वर्ण सिंह, काफ़ी बुजुर्ग हैं और गुरदासपुर के तुगलवाल में इनका स्कूल है और पूरे देश में मिसाल है कि इनके स्कूल में एक प्राइज़ रखा हुआ है 21,000 का कि जो नकल मारता बच्चे को पकड़ेगा तो उसको 21,000 मिलेगा। और आज तक इनके स्कूल में कोई इन्विजिलेटर नहीं आता, कोई फ्लाइंग स्क्वाड नहीं आता और इनके स्कूल में बच्चियां जो हैं, सीनियर बच्चियां जूनियर्स को पढ़ाते हैं और वहीं एग्जामिन करते हैं। आपको लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत जोर देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ट्रैफिक में कैसे चलना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है बड़े बुजुर्गों की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो इसकी कमी जो है वो टाइम टेबल में या सिलेबस में जो है काफ़ी उसमें कमी है। देखो, व्यक्ति का मन ठीक है तो सब काम ठीक हो सकता है। कमजोरी जो है ना वो व्यक्ति में ही आती है। कई बार जैसे हमारे यहाँ पेपर पहुँचता है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले पहुँचता था, अब पेपर जहाँ रखा हुआ वही निकाल करके पेपर अगर उसको 1 घंटे पहले निकाल दे, तो पहले इतने सिस्टम तेज नहीं थे, आप तो 1 घंटे में सारी दुनिया में पेपर चला जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से अपनी सारी तैयारी भी रखनी चाहिए। ये तो ठीक है उनकी कठोरता है तो उसके कारण से उन्होंने ये कर लिया, पर सब ऐसे कठोर थोड़ी मिलेंगे। कई बार व्यक्ति के मन में भी कमजोरी आती है, किसी ने मेरा बच्चा बैठ रहा है, वो मेरा बच्चा बैठ रहा है ये सोच करके उसके बच्चे को पास कराने का प्रयास करेगा तो वो अपने स्तर से गिरेगा। उसके लिए सब बच्चे उसके ही बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तब जाकर के इसको ठीक किया जा सकता है। बाकी तो मैं सोचता हूँ बहुत कठिन काम है। सर, पंजाब नंबर 1 बन गया, इसमें कोई शक नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में देश पछड़ रहा है। आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और 150 करोड़ का नेशन जो है, हम लोग सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं कि कौन सा जो कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। और 2 कंट्रीज ऐसी हैं, कुरासाओ जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1.5 लाख है, 1.5 लाख पॉपुलेशन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, और जिस कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़ है वो किसी गिनती में नहीं है। इसके अलावा एक आइलैंड है छोटा सा, केप वर्डे, नॉकआउट स्टेज में पहुंचने वाला सबसे छोटी कंट्री है, 5.5 लाख उनकी पॉपुलेशन है। क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई फोकस ही नहीं है सरकार का? पेरेंट्स को है कि नंबर लेके आओ, 99.9% नंबर लेके आओ, लेकिन स्पोर्ट्स से दूर रहो। लगता है कि बहुत जरूरी है कि बच्चों को ग्राउंड्स में लेके जाना। चाइना एग्जाम्पल है, बच्चे होते हैं, बच्चों को ग्राउंड में ले जाया जाता है और उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। देखो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की परफॉर्मेंस पिछले लंबे समय से बहुत कमजोर रही है। कभी 5, 7, 10, 15 मेडल आते थे। पिछले कुछ वर्षों में हमने इम्प्रूव किया है और खेलो इंडिया की पॉलिसी लाने के बाद मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार भी खेल को इम्प्रूव करने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं दे रही है। और इस कारण से आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में खेल का परफॉर्मेंस जो है ना, भारत का मेडल की दृष्टि से भी एक तरह से संतोषजनक आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो दोनों टीमें हैं क्रिकेट की, उसकी दोनों टीमों के जो है ना वो एक तरह से टीम इंचार्ज या मतलब जो कैप्टन हैं वो दोनों पंजाब के, लड़कियों का भी है लड़कों का भी है। यहाँ की हॉकी की टीम ने बहुत लंबे समय बाद अपना फिर से वर्चस्व कायम किया, उसमें 8 खिलाड़ी पंजाब के हैं। तो हम सब लोगों ने भी अब खेल और खेलने को माध्यम बना करके प्रयास किया है। हमारी कई बच्चियाँ जो है ना, कई बच्चे जो है ना वो बॉक्सिंग में भी आज एशियन में अपनी गोल्ड मेडल लेकर के आई है। अभी हमने प्रयास किया है कि हम चंडीगढ़ में है ना एक तरह से एशियन चैंपियनशिप लेकर के आए, बड़ी मेहनत करने के बाद, जो हमारी मई 27 में होगी यहाँ रिले रेस की। एक और चैंपियनशिप लेकर आए जो नवंबर में होगी और सेटिंग की होगी। तो हमने यहाँ अपने खिलाड़ियों को भी, मैं सोचता हूँ चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर होगा जहाँ हमने खिलाड़ियों को इस 1.5 साल में 32 करोड़ रुपए की
स्कॉलरशिप दी है खेलने वाले बच्चों को, सब प्रकार के साधन दिए हैं। अब हमारे बच्चे इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा हमको गैप, जब 2036 तक हमारा ओलंपिक होगा, हम सब लोगों का लक्ष्य है कि हम आने वाले दुनिया के 10 देशों में हमारी को अपनी रैंक बनानी है, तो प्रयास कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं बच्चों को अगर नशे से और बुरे आदतों से बाहर निकालना है तो उसको खेल के मैदान में खड़ा कर दो, बच्चा अपने आप संस्कारित हो जाता है। वहाँ न जाति दिखती है न धर्म दिखता है, केवल और केवल खिलाड़ी दिखता है। तो मैं सोचता हूं अगर देश में सब प्रकार से इन बुराइयों को कम करना है तो सबसे मजबूत कोई जगह है तो वो खेल का मैदान है, जहां उस व्यक्ति का निर्माण होता है, गुण भी सीखता है और सबके साथ चलने की उसकी आदत बनती है। तो मैं सोचता हूं पिछले वर्षों में इम्प्रूव हो रहा है। सब प्रकार के केंद्र सरकार भी हमको फंड दे रही है, हम भी अपना फंड लगा रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले 36 के पहले पहले हम अपने आप को इतना वेल इक्विप कर देंगे कि हमारे बच्चों भी उनमें स्थान प्राप्त निश्चित रूप से करेंगे। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बट सर, आपको क्या टाइम मिलता है कोई गेम देखने का, कोई स्पोर्ट्स देखने का, या आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स है? नहीं, सामान्यतः नहीं मिलता। केवल कभी कभी समय मिलता है तो कभी हॉकी का मैच होता है तो देखने की इच्छा होती है। तो विशेष करके क्योंकि क्रिकेट इतना स्लो चलता है कि आप 1 घंटे तक बैठे रहो, जब जाकर के आप कहीं देख पाते हो, तो इतना समय निकालना। पर जब कभी भी यहाँ IPL के मैच होते हैं तो कभी कभी उसमें जाकर बैठते जरूर हैं। एक तो जनता के मनोबल को भी ऊंचा उठाने के लिए और दूसरा थोड़ा बहुत हम भी उसका आनंद ले लें। तो मैं सोचता हूं कि उपस्थिति मात्र से भी लोगों में खेल के प्रति रुचि और आकर्षण बढ़ता है। ये आपका बहुत अच्छा हमेशा से इनिशिएटिव रहता है। और सर, पिछले साल भी जब आए थे तब भी हमने आपसे एक सवाल किया था कि आपने पंजाबी सीख लिया। आपने कहा कि अभी मुझे 6 महीने हुए हैं, तो क्या अभी आप सीख पाए हैं? नहीं, पंजाबी सीख नहीं पाया। पंजाबी जो बोलते हैं वो अब समझने लगा हूँ, लेकिन मैं सीखने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं 2 दिन सीखता हूँ, 2 दिन भूलता हूँ, वापस टाइम नहीं मिलता है तो गड़बड़ हो जाता है। पर वास्तव में ये मैं अपनी कमी महसूस करता हूँ। जहाँ रहता हूँ वहाँ की भाषा सीखना मेरे लिए आवश्यक है और उसके बिना मेरे काम को अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा। लेकिन सर, आप बहुत अच्छे से हमें हर बात समझा देते हैं। कोई भी भाषा हो, दिल से बोली हुई भाषा दिल से समझी जाती है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। भावें तुसी पंजाबी को बहुत धन्यवाद, आपने विषय अच्छा लिया। और जो शिक्षा मंत्री जी आपके यहाँ कह गए, इन्होंने भी बहुत मेहनत करके वास्तव में पंजाब को नंबर 1 पर लाना एक तरह से बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जो उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत से प्रयास किया और सफल हुआ।